हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो है आज है 13 जून। 13 जून का जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा, जिसमें दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और प्रभात खबर के महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे। जो है ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का सीरीज चल रहा है हम लोग का, जो कि सिविल सेवा के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्री और मेंस दोनों के लिए। प्री के लिए कुछ फैक्ट्स निकल जाते हैं यहाँ से, और मेंस के लिए कुछ अवधारणात्मक समझ डेवलप हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है खबर हिंदुस्तान और दैनिक जागरण दोनों में है, और सभी मुख्य पेपर में है। ये जीएसटी काउंसिल का जो है एक मीटिंग हुआ, जीएसटी परिषद का। जीएसटी परिषद की जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। तो वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है। तो जीएसटी काउंसिल का बैठक हुआ। ये इस काउंसिल का काम ये है कि जब भी बैठक होता है तो किस वस्तु और सेवा पर कितना कर लगेगा और कितना कर की बढ़ोतरी होगी, है ना, CGST, SGST, IGST क्या होगा, इस पर जो है मीटिंग होता है और उसका निर्धारण होता है इस काउंसिल में ही। तो फैसला हुआ इसमें, इस काउंसिल के द्वारा क्या, तो कोरोना की दवाएं और उपकरण सस्ते होंगे। कोरोना से रिलेटेड जितनी भी दवाएं और उपकरण है वो सस्ते होंगे, इस तरह की इस काउंसिल में इस जो है फैसला हुआ, मतलब निर्णय लिया गया। 18 वस्तुओं पर सरकार ने जीएसटी के दरों में कटौती कर दी है, जो कि कोरोना से रिलेटेड है। 5% जीएसटी पर कोरोना रोधी टीकों पर बरकरार रखी है। देखिए इसमें कौन कौन सी दवा है जो जीएसटी मुक्त कर दिया गया। तो दो दवा है, एक है टोसिलीजुमैब। ये है ब्लैक फंगस की दवा है। ये पूरा पहले 5% इसमें जीएसटी लग रहा था, तो इसको कर मुक्त कर दिया, मतलब 0%। एम्फ्रोथ्रेसिन बी पहले 5% लगता था, अब कर मुक्त कर दिया गया। रेमडेसिविर जो कि जो है ये कोरोना में लगता था, उस पहले 12% लग रहा था, इसमें अब 5% जो है लगने का इसमें निर्णय लिया गया। हेपरिन दवाई है जो पहले 12% लगता था, अब 5% लगेगा। तो इस तरह से कोरोना से रिलेटेड और ब्लैक फंगस से रिलेटेड जो भी दवाई हैं और उपकरण है, जैसे ऑक्सीजन है, देखिए वेंटिलेटर पर पहले 12% लगता था, अभी 5% लगेगा। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर पहले 12% लगता था, अभी 5% लगेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर लगे पहले 12% लग रहा था, अब जो है 5% लगेगा। यहाँ देखिए, है ना, इस तरह का। तो इस तरह से जो है ये जीएसटी काउंसिल में यह निर्णय लिया गया। ठीक है, वित्त मंत्री ने दी फैसलों की जानकारी। तो ये चीज़ है, ठीक। अब देखिए यह जो निर्णय है, ये जो छूट दी गई है जीएसटी में, ये 30 सितंबर तक के लिए छूट दी गई है। 30 सितंबर के बाद फिर से सरकार निर्णय करेगी उसमें छूट बरकरार रखना है या नहीं। ठीक है, टेस्ट किट और मशीनों पर भी देखिए, कोरोना जांच किट पर पहले 12% लगता था, अभी कितना लगेगा, तो 5% जीएसटी लगेगा। तो इस तरह से एक अहम फैसला है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। ठीक, इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री खुद होती है। तो वित्त मंत्री अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में जैविक कॉरिडोर से गंगा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। ये मुख्यमंत्री का निर्णय है। और जैविक कॉरिडोर एक बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जो है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और गंगा की स्वच्छता को ध्यान रखते हुए इस तरह का कॉरिडोर जो है चलाया जा रहा है। करीब 13 जिला में को मिलाकर के यह कॉरिडोर, जैविक कॉरिडोर जो है संचालन किया जाएगा, जिसमें जो है जो उपज होगा, कृषि कार्य होंगे, वो जैविक खादों से होगा। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाएगा। तो इस तरह का एक है। उससे क्या होगा कि रासायनिक खाद जब पहले यूज़ होता था, तो वो जो है बारिश के मौसम में वो जो खेतों से रासायनिक खाद बह करके गंगा नदी में चली जाती है, जिसके कारण गंगा दूषित हो जाता है। ठीक है, गंगा में जो रह रहे जीव है, मछली है और भी जीव है, वो उन पर जो है संकट आ जाता है। तो इसलिए जो है गंगा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी जैविक कॉरिडोर, है ना। 13 जिला को मिलाकर के जो है जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है बिहार में। इसमें जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। कृषि इनपुट अनुदान मतलब जो है जो भी कृषि करने में जो भी संसाधन लगते हैं वो सरकार देगी, है ना। तो इस तरह से निःशुल्क प्रमाणीकरण भी किया जाएगा, है ना। जो भी लोग इस तरह का खेत करेंगे, जैविक खेती करेंगे, उसको निःशुल्क प्रमाणिकता दी जाएगी, है ना, उनके प्रोडक्ट को, ताकि बिकने में परेशानी ना हो। कृषक उत्पादक संगठनों को इस योजना में शामिल किया गया है। लगभग 21,608 किसान शामिल हो चुके हैं इसमें, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में। ठीक है, जैविक खेती की इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गंगा को स्वच्छ रखने के प्रयासों
को पूरा करने में सहायता मिलेगी, है ना। ये एक महत्वपूर्ण कदम है बिहार सरकार का। तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान का खबर है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि नए ग्रह पर पृथ्वी की तरह बादल होने के लिए संकेत मिले, है ना, होने के संकेत मिले। एक नया ग्रह खोजा गया है ना, नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक। ये जो है, ये नया ग्रह का नाम है TOI 1231b, है ना। ये जो है हमारे सौरमंडल से अलग दूसरे सौरमंडल के अंतर्गत ये ग्रह पड़ता है, और ये जो पृथ्वी का एक नया विकल्प बन सकता है, इस तरह ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि यहाँ भी जो है जलवाष्प होता है और फिर बादल भी बन रहे हैं, ऐसा देखने को मिला है, रिसर्च में मिला है। तो नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक खोजे गए अधिकांश ग्रहों में, जिनमें अक्सर सैकड़ों अथवा हजारों डिग्री के गर्म तापमान होता है, यह नया ग्रह है जिसमें कि तापमान थोड़ा कम है। ऊपर तो तापमान कम होता है तो जो वाष्प जो है फिर संघनन होकर के बादल का निर्माण करता है, तो इस तरह का कंडीशन वहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये है पृथ्वी का एक विकल्प बन सकेगा। सौरमंडल के बाहर स्थित है यह ग्रह, TOI 1231b नामक यह ग्रह है। ग्रह सौरमंडल के बाहर स्थित है, और ये ग्रह जो है 24 दिन में अपने तारे का एक परिक्रमा करता है। जैसे हमारा पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है ना 365 दिन में, तो ये 24 दिन में ही कर लेता है अपने तारे का। धरती से काफ़ी बड़ा है यह, पृथ्वी से लगभग 8 गुना बड़ा है, और 90 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे स्थित यह नया ग्रह पृथ्वी से, है ना। ये चीज़ इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है। तो नासा के वैज्ञानिकों का ये खोज है, और इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ खोजना जरूरी है, बाकी है ना। अब देखिए, ये है दैनिक जागरण की खबर, वन अर्थ वन हेल्थ से होगा भला, मोदी जी ने कहा। देखिए, अभी G7 का जो है मीटिंग चल रहा है ब्रिटेन के तत्वाधान में। यह G7 क्या है, विकसित देशों का समूह है, और इसमें जो है एक गेस्ट के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया। तो वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री ने जो है इस मीटिंग में हिस्सा लिया और G7 के शीर्ष नेताओं को संबोधन किया। तो इसमें जो है उन्होंने भाषण में यही महत्वपूर्ण बात कही कि जो है एक स्वास्थ्य ढांचा को लेकर के, कि वन अर्थ वन हेल्थ से ही होगा भला। मतलब इनका कहना था कि पूरे वर्ल्ड स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर जो है हेल्थ को लेकर के एक जैसा ये होना चाहिए, है ना, सुविधाएं होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं। दुनिया के हर नागरिक के लिए एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होने की बात सामने रखी उन्होंने हेल्थ सेंटर में दुनिया के तमाम देशों के बीच भेदभाव मिटाने की बात कही, ठीक है, भेदभाव मिटाने की बात कही, ठीक। इनका कहने का मतलब ये हुआ। यहाँ पर देखिए, वैश्विक नेताओं ने इनके भाषण को स्वागत किया। वन अर्थ वन हेल्थ के उनके नारे को जो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने समर्थन किया। अब ब्रिटेन की यह जो G7 का जो मीटिंग हुआ है, ब्रिटेन के कॉर्नवॉल काउंटी में हुआ है, ठीक है। तो ये है ब्रिटेन के कॉर्नवॉल काउंटी में हुआ है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के प्रमुख शीर्ष नेताओं ने भाग लिया, ठीक है। इस तरह से मोदी जी ने भी गेस्ट के तौर पर भाग लिया। तो उन्होंने ये नारा दी। G7 की बैठक में PM ने विश्व के सभी नागरिकों के लिए समान स्वास्थ्य सुविधाओं की परिकल्पना पेश की। कहा, कोरोना जैसी दूसरी महामारी को रोकने में जो है लोकतांत्रिक देशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर था, इसीलिए नारा दिया मोदी जी ने, पूरे विश्व स्तर के नेताओं को अपना सुझाव दिया है, और सुझाव को मानने के लिए लोग तैयार भी है। अब देखिए अगला है, ये भी दैनिक जागरण का खबर है, सबके सामने आएगा भारत के युद्धों का इतिहास। ये है 25 साल से पुराने रिकॉर्ड पहली बार राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक आज़ादी के बाद भारतीय सेनाओं के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए और अभियान चलाए गए, उन सारे रिकॉर्डों को जो गुप्त तौर पे रखा गया, उनकी सूचना को, उसको जो है एक इतिहास का रूप दिया जाएगा, और उसको जो है अभिलेखागार में रखा जाएगा, और फिर उसको ओपन किया जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें अब शोधकर्ता भी उसको अध्ययन कर सकेंगे, शोध कर सकेंगे, और लोगों के संज्ञान में वो सब सारी सूचनाएं आएंगी। तो इस तरह से रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है ना। जितने भी अभी तक में युद्ध लड़ा गया है सैनिकों के द्वारा,
किस किस देश से लड़ा गया, कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ, कौन कौन सा आतंकवादियों को ध्वस्त करने के लिए कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ सेनाओं के द्वारा, सारा चीज़ जो है इस इतिहास में जिक्र होगा। तो इस तरह की मंजूरी राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी है। और इसके लिए जो है एक समिति गठित किया गया, जो भी इतिहास की रचना की जाएगी, तो उसमें समिति में जो है सैन्य इतिहासकारों को भी समिति में किया जाएगा शामिल। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठन किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय का जो एक संयुक्त सचिव होता है उसके नेतृत्व में ये समिति होगी और वो जो है खंगालेगा डाटा को, पिछले वर्षों से अभी तक में कितना युद्ध हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। इसमें जो है जितने भी युद्ध के दौरान जो भी चिट्ठी पत्राचार हुआ, सारे चीज़ों का जिक्र होगा। तो मतलब पूरा खुलासा होगा। कांग्रेस के रीजन की सारे चीज़ों को खुलासा बीजेपी जो है कर लेगी, इससे यही पता चल रहा है। ठीक है। समिति युद्ध और अभियान इतिहास का संग्रह करेगी। मतलब जितने भी युद्ध, और ये जो समिति है इसका ड्यूटी होगा कि जितने भी युद्ध और कैंपेनिंग अभियान हुआ है वो सारा, या ऑपरेशन हुआ, वो सारे चीज़ों का जो संग्रह करेगी। और नीति के तहत युद्ध इतिहास के संग्रह और प्रकाशन के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाएगी। पहले तो संग्रह करके इतिहास गढ़ा जाएगा और फिर उसको एक तय समय सीमा के बाद जो है उसको पब्लिश किया जाएगा। इस तरह से ये एक अहम कदम है रक्षा मंत्रालय का, मतलब भारत सरकार का। चीन का सच उजागर करने वाली मेघा को पुलित्जर अवार्ड। मेघा जो है भारतीय मूल की महिला है। ठीक है। भारतीय वंशी पत्रकार है, ये खोजी पत्रकार ये चीन में एक उइगर मुसलमान है जिसको जो है कैद करके रखा गया है एक सेंटर में, कैद सेंटर में चीन सरकार के द्वारा। तो उसी का खुलासा इन्होंने की है, जिसके लिए इनको पुलित्जर, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुलित्जर अवार्ड जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है। ये दिया जाता है, ये जो है लगभग आपको 21 श्रेणियों में दिया जाता है। पत्रकारिता का ही अलग अलग श्रेणी है, खोजी पत्रकार, स्थानीय पत्रकार, है ना, इस तरह का। तो इनको जो है मेघा को जो है यह पुलित्जर अवार्ड मिला है। भारतवंशी एक नील ने भी जीता पुरस्कार। भारतवंशी नील है, उसको भी मिला है, लेकिन इसको स्थानीय पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। लेकिन इनको जो मिला मेघा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है मूल पत्रकार मेघा राजगोपालन, इसका पूरा नाम है, मेघा राजगोपालन को जो है यह पुरस्कार मिला है। ठीक है। चीन में जो है दुनिया के सामने चीन के हिरासत केंद्रों की सच्चाई को उजागर किया है इन्होंने। चीन जो है एक हिरासत केंद्र बनाया है जिसमें उइगर मुसलमानों को बंद करके रखा है, कैद करके रखा है। इसको जो है उजागर इन्होंने किया। इसके लिए जो है सैटेलाइट की तस्वीरों का इन्होंने जो है सहारा लिया और जो है पूरे दुनिया के सामने इस चीज़ को रखा। तो इनके लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको यही ध्यान में रखना है कि इस बार पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है। तो भारतवंशी, भारतीय मूल की जो है मेघा राजगोपालन को। ठीक। ये इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में इनको मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, राइटर और न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग श्रेणियों में, लगभग 21 श्रेणियों में दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में जो पत्रकारिता है, इसकी श्रेणी में मेघा राजगोपालन को मिला है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चीनी सरकार ने मेघा को चुप कराने की कोशिश की थी, वीज़ा भी कर दिया था रद्द। ठीक है। भारतवंशी पत्रकार दुनिया के सामने रखी थी चीन की हिरासत केंद्रों की सच्चाई, इसलिए इसको जो है पुरस्कार से नवाजा गया। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यह एक चीज़ और देख लीजिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 से दिया जाता है ना। इसके इतिहास रही है, इसमें $15,000 करीब 11 लाख रुपया की राशि दी जाती है। ठीक। ये है। थैंक यू, धन्यवाद।